ओके, तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज स्टेम। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि वो पार्ट प्लांट का जो सॉइल से हमें ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ दिखे, वो हमने कहा उसे स्टेम। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द असेंडिंग पार्ट, द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्योंकि अगर हम स्टेम को देखते हैं तो स्टेम पे क्या लगे पड़े होते हैं? ब्रांचेस, लीव्स या फिर फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स, कुछ भी। अब ये स्टेम, जैसे कि बात किया हमने, स्टेम ये किससे डेवलप करता है? ये डेवलप करता है फ्रॉम द प्ल्यूम्यूल। ठीक है, प्ल्यूम्यूल क्या है ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखा है। जैसे कि हमने बताया था कि रूट्स की डेवलपमेंट किससे होती है? रेडिकल से। वैसे ही स्टेम की डेवलपमेंट होती है प्ल्यूम्यूल से। अब यहाँ पर नोड्स एंड इंटरनोड्स का जिक्र हुआ है, तो वो पॉइंट, ये इस तरीके का जो आपको पार्ट दिखे उसे हम कहते हैं नोड। और ये वो पॉइंट होता है स्टेम का जहां से जनरली लीव्स या फिर ब्रांचेस ग्रो करते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये मान लीजिए ये एक नोड है और इस नोड से लीव्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसके एक्सिल में एक छोटा सा बड हमें देखने को मिले तो इस बड को हम कहते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है, अब ये मान लीजिए पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, यहाँ पर एक और लीफ इस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं, या दोनों के बीच के जगह को हम बोलते हैं इंटरनोड। अब जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें जो स्टेम होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करने की वजह से कैसा हो जाता है? वुडी। तो किस वजह से वो वुडी होता है? ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। उस पे क्या आ जाती है? छाल या फिर बार्क आ जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते। अब जो हम बातें करेंगे वो बातें होंगी मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम से रिलेटेड। तो अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन की। तो जनरली 3 तरीके का मॉडिफिकेशन एक स्टेम में हमें देखने को मिल सकता है। एक, या तो वो सब एरियल मॉडिफिकेशन हो सकता है, या तो वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हो सकता है, या एरियल मॉडिफिकेशन हो सकता है। यानी कि अगर जो पार्ट ऑफ द स्टेम, जो स्टेम का पार्ट जिसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है वो कंप्लीटली एयर में है या अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल है, तो उसे हम बोलेंगे एरियल मॉडिफिकेशन। अगर वो पार्ट जिसमें कि मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है स्टेम का, जो कि कंप्लीटली बिलो द सॉइल सरफेस है, तो हम बोलेंगे कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। और अगर वो पार्टली हवा में, यानी कि पार्टली सॉइल सरफेस से ऊपर है और पार्टली अंडरग्राउंड है, तो उसे हम बोलेंगे सब एरियल। ठीक है, अब इनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स फॉल करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहला हमें जो देखना है दैट इज सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन का एग्जांपल ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है आपको। तो सबसे पहला है रनर। ठीक है, सबसे पहला क्या है? रनर। तो ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात, रनर में कुछ इस तरीके के रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके के स्टेम्स आपको देखने को मिलेंगे, और उन स्टेम्स में से इस तरीके से रूट्स अराइज कर रहे होंगे, यानी कि रूट्स की ग्रोथ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बारे में, यानी कि रनर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। रनर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक स्टेम रन कर रही होगी क्योंकि उसका नाम है रनर। ठीक है, और नोड्स पे, हर नोड पे रूट्स दिखाई देंगे आपको, और यहीं से अटैच्ड लीव्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक स्टेम है जो कि रन कर रही है, इसलिए नाम है रनर, और इसमें आपको हर नोड पे अटैच हुए दिखाई देंगे रूट्स और ऊपर में लीव्स। इसका एग्जांपल है डूब ग्रास, ऑक्जेलिस और स्ट्रॉबेरी। लेकिन इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ याद करना है पहला डूब ग्रास और दूसरा स्ट्रॉबेरी। बस यही दो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करें रनर की, अगर हम बात करें स्टोलोन की, सकर की, ऑफसेट की, राइजोम की, कॉर्म की, बल्ब की, ट्यूमर की, ठीक है, ये सारी चीजों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि
इनमें प्रेजेंट है एडवेंटिशियस बड्स। और एडवेंटिशियस बड्स क्या है ये हमने अभी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इस फॉर एग्जांपल ये रनर है, इसे आप कहीं यहाँ से कट कर दोगे तो ये एक प्लांट बनाएगा और ये दूसरा प्लांट बनाएगा बाय द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एक पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो नए प्लांट बना रहा है, यानी कि ये एडवेंटिशियस बड्स का एग्जाम्पल है और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है। तो क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट ऑफ द प्लांट नया प्लांट या पौधा को बना रहा है, इसीलिए हम इस पार्ट ऑफ द प्लांट को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल का शाब्दिक अर्थ होता है यूनिट ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसमें दिखता है, तो फिर से मैं बोलूंगी रनर, स्टोलोन, सकर, ऑफसेट, इसके अलावा राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बल्ब, इन सब में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्टोलोन का, ठीक है। तो स्टोलोन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं इसका डायग्राम आपको सामने बनाती हूँ। ये मान लीजिए सॉइल सरफेस है, यहाँ से कुछ प्लांट ये से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और इसके जो स्टेम है वो हवा में है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि इसका कुछ पार्ट जो है स्टेम का वो हवा में है और कुछ पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये सब एरियल है। एक्चुअली चारों की चारों कैसे एग्जाम्पल्स हैं, सब एरियल के एग्जाम्पल है। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं वो है सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन का, क्योंकि जैस्मिन ही हमारे बुक में दिया हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल है सकर का। तो फिर से सकर की बात कर लेते हैं। सकर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पार्ट ऑफ द स्टेम जो है वो तो पहले अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा है और फिर ये ऊपर की तरफ आ जा रहा है, यानी कि एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड, इस वजह से एक ऐसा है सब एरियल है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एंड बनाना का। तो इसमें फिलहाल हमें चारों एग्जाम्पल्स याद करने हैं, क्योंकि चारों की चारों एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। यहाँ पर एक करेक्शन वो हमें ये करना है कि मिंट जो है वो एनसीईआरटी ने गलती से स्टोलोन में लिख रखा है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। ये आप करेक्शन करोगे अपने मॉड्यूल या फिर अपने एनसीईआरटी में कि मिंट जो है ये सकर का एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ चुका है जिसका आंसर नीट वालों ने सकर दिया था, ठीक है। तो स्टोलोन आप कट कर दोगे। अब यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल है किसका, ऑफसेट का। तो चलिए देखते हैं ऑफसेट में क्या होता है। तो अब जो हम बात करेंगे वो है तीसरा, यानी ऑफसेट के बारे में। तो ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट का दूसरा नाम है एक्वेटिक रनर भी। ऐसा क्यों, तो ये हम इस डायग्राम की मदद समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टेम दिख रहा है, ठीक है, जिसमें हर नोड पे इस तरीके से रूट्स उगे हुए हैं और ऊपर की तरफ लीव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मजे की बात ये है कि ऑफसेट जो है ये हमें एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे एक्वेटिक रनर बोलते हैं और ये रनर की तरह ही इसका डायग्राम है। डिफरेंस क्या है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि यहाँ पर टफ्ट ऑफ रूट्स देखने को मिलता है, और टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, और इसके अलावा रोजेट ऑफ लीव्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि रनर और जो ऑफसेट है वो बहुत हद तक सिमिलर दिख सकता है आपको, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर हम बात करें ऑफसेट की, तो ऑफसेट में जो इंटरनोड का डिस्टेंस है वो कम होता है और इंटरनोड बहुत ज्यादा फ्रेजाइल यानी कि वीक होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो अगर क्वेश्चन आए कि टफ्ट ऑफ रूट एंड रोजेट ऑफ लीव्स इज फाउंड इन, तो आंसर होगा ऑफसेट और इसका
एग्जाम्पल है पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। दोनों के दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स है, हम इसे याद कैसे करेंगे। तो इस एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जो आपके घर के सामने एक मॉल है, ठीक है, जैसे बोकारो मॉल हो गया। तो बोकारो मॉल के सामने ऐसा इमेजिन करो कि एक पूरा घास का एरिया यानी कि ग्राउंड है, ठीक है। बोकारो मॉल के अंदर किसी ज्वेलरी की शॉप है। तो थीफ आते हैं। थीफ कैसे आएंगे? दौड़ के आएंगे, रन करके आएंगे, इसीलिए रनर, ठीक है। थीफ किस तरीके से आते हैं? रन करके, इसीलिए रनर। और ग्रास के ऊपर रन कर रहे हैं, इसीलिए डूब ग्रास। रनर डूब ग्रास, ठीक है। थीफ किसके ऊपर रन कर रहे हैं? डूब ग्रास के ऊपर। अब ये दौड़ते हुए जाते हैं, इन्हें कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर नहीं दिखता है। ये पहली दुकान के शटर को उठा देते हैं, ठीक है। शटर को उठाना, शटर यानी कि स्टोलोन। और ये देखो इस तरीके का डायग्राम बन रहा है यहाँ पर स्टेम का। तो शटर भी तो कुछ इस तरीके से ही उठती है, ठीक है। तो शटर उठा देते हैं यानी कि स्टोलोन को उठाते हैं और अंदर क्या पाते हैं? ज्वेलरी उन्हें नहीं मिलती, तो उन्हें दिखता है फ्लावर। कौन सा फ्लावर? जैस्मिन। तो उसे वो उठा लेते हैं। तो शटर उन्होंने ऊपर किया और उन्हें क्या दिखा? जैस्मिन, यानी कि स्टोलन का एग्जाम्पल हो जाएगा जैस्मिन। लेने तो आए तो वो गोल्ड, लेकिन उन्हें मिल गया फ्लावर यानी कि जैस्मिन। तो इससे वो अपसेट हो जाते हैं। अपसेट यानी कि ऑफसेट, ठीक है। इसके मतलब क्या हुआ कि वो अपसेट हो गए, यानी कि वो ऑफसेट से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। और ऑफसेट एक एक्वेटिक प्लांट है, तो वो अपसेट हुए क्या करते हैं? पानी में कूद जाते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट एक्वेटिक, ओके। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये चोर की कहानी खत्म हुई। चोर ने मॉल को देखा, मॉल को देखा, कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नहीं था, तो वो दौड़ते हुए आए, दौड़ते हुए यानी कि रन करते हुए आए। रन किसके ऊपर किया? उन्होंने डूब ग्रास के ऊपर। ग्रास के ऊपर ही तो रन करेंगे क्योंकि बोकारो मॉल के सामने एक बहुत बड़ा फील्ड है, ऐसा हमें इमेजिन करना है। सिक्योरिटी गार्ड वहां पे उसे नहीं दिखा, तो उन्होंने दुकान के शटर को उठा दिया। शटर को उठाना यानी कि स्टोलोन। लेकिन वहां पे उन्हें जैस्मिन मिल गया, फ्लावर मिला, जैस्मिन मिल गया, उन्होंने जैस्मिन ले ली, ठीक है। लेने आए थे वो गोल्ड, मिल गया उन्हें जैस्मिन। ये देखकर वो अपसेट हो गए, ऑफसेट, और पानी में कूद गए, एक्वेटिक, ठीक है। यहाँ पे चोर की कहानी खत्म हुई। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक दूसरी कहानी से रिलेटेड है, समझो। एक बच्चा है, उसका नाम है मिंटू। मिंटू यानी कि मिंट। अब ये बहुत जिद्दी बच्चा है, बहुत सारी चीजों खरीदने की अपेक्षा रखता है। तो इसके पापा ने इसे डांट लगाई। डांट लगाई तो ये रोने लगा, क्राई करने लगा, क्राइसेंथेमम। मिंटू को डांट लगाई गई तो वो क्राई करने लगा, क्राइसेंथेमम। तो वहीं पे एक फल की दुकान थी, तो उसे चुप कराने के लिए उसके पापा ने क्या कहा कि भाई साहब इसे पाइनएप्पल का जूस ला कर दो। तो पाइनएप्पल का जूस यानी कि पाइनएप्पल, तीसरा एग्जाम्पल ये है। तो पाइनएप्पल का जूस उस शॉपकीपर ने मिंटू को ला कर दिया और उस ग्लास के ऊपर उसने लगाया एक स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ से उसने सक किया जूस को बाहर की तरफ, यानी कि शक्कर, ठीक है, यानी कि शक्कर। यानी कि मिंटू को डांट पड़ी तो क्राई किया, यानी क्राइसेंथेमम। पापा ने उसे पाइनएप्पल का जूस दिया, यानी कि उसने सक करके पिया, यानी कि शक्कर। फिर भी उसका मन नहीं भरा, तो पापा ने कहा कि ठीक है भाई, इसे बनाना शेक भी बनाकर दे दो। तो बनाना। तो मिंटू एक लड़का था जिसे डांट पड़ी तो उसने क्राई किया, यानी क्राइसेंथेमम। पापा ने उसे पाइनएप्पल का जूस और बनाना का जूस दिया और उसने स्ट्रॉ डाल के सक करके पिया, यानी कि सारे के सारे एग्जाम्पल हैं शक्कर के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अभी इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है ट्यूबर का, ठीक है। ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या होता है? पोटैटो। तो अब ध्यान से सुनना। देखो ये क्या है? ये एक पोटैटो का डायग्राम तुम्हें देखने को मिल रहा है,
इसमें जो ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है, ये नॉच को हम कहते हैं आई ऑफ पोटैटो। एक नॉच को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्केली लीव्स, ठीक है। और लीफ, इस स्केली लीफ के एक्सिल पे, स्केली लीफ के एक्सिल पे एक बड ग्रो करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सिलरी बड। यानी कि आई में, आई क्या है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि क्या देखने को मिल रहा है, स्केली लीव्स। स्केली लीव्स के एक्सिल पे एक बड डेवलप कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे एक्सिलरी बड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह एक्ट करेगा। इसीलिए मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि चाहे वो ट्यूबर हो, राइजोम हो, रनर हो, ऑफसेट हो, स्टोलोन हो, सकर हो, ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एक फार्मर इस पोटैटो को उठा करके सॉइल में ग्रो करेगा तो क्या होगा कि नए प्लांट्स का जर्मिनेशन होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझना। ये देखो, होता ये है कि मान लो जब फार्मर को ग्रो करना है पोटैटो का प्लांट, तो वो क्या करेगा कि इस तरीके से पोटैटो को लेगा और उसे जमीन में बो यानी कि सो कर देगा, ठीक है। वो कैसे करेगा, जमीन में उसे सो कर देगा। अब इस पोटैटो पे प्रेजेंट है आईज, जिसमें प्रेजेंट है एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड से सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होगा हमारा रूट्स और अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होगा इस तरीके से ब्रांचेस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो ब्रांचेस भी जो ग्रो होंगे वो पहले अंडरग्राउंड ग्रो होंगे, ठीक है, इस तरीके से अंडरग्राउंड ग्रो होंगे। फिर जो अबव द ग्राउंड जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ इसका लीव्स, ठीक है। इसके लीव्स तुम्हें अबव द सॉइल देखने को मिलेंगे। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें पता है कि लीव्स में क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनता है कि नहीं। ध्यान से इस पॉइंट को सुनना। फॉर्मेशन ऑफ फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुगरोज। यानी कि ट्रांसलोकेशन के लिए क्या जरूरी है, ग्लूकोज का सुगरोज में कन्वर्ट होना, और यही सुगरोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो ये स्टोर कहाँ होगा, इसी ब्रांचेस के टर्मिनल पोजीशन पे जा जाके ये स्टोर होने लगेगा, ठीक है। और धीरे धीरे स्टोर होते होते कुछ इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा एक्चुअली, ये इतने बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे ये स्टोर फॉर्म ऑफ स्टार्च है, और यही हमारा नया ट्यूबर है, यही हमारा नया पोटैटो है। तो जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो हम इन्हीं पोटैटो को हार्वेस्ट करते हैं, जो कि क्या है, स्टार्च का एक स्टोरेज मीडियम है, स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है राइजोम का। उससे पहले एक और बात इसमें जाननी जरूरी है, वो ये है कि जो पोटैटो है वो सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, यानी कि ये है एक डाइकॉट, ठीक है। ये क्या है, एक डाइकॉट प्लांट है, और एक डाइकॉट प्लांट के ऊपर एक छाल की तरह कुछ प्रेजेंट होता है। तो पोटैटो के ऊपर भी स्किन ऑफ पोटैटो जो है वो प्रेजेंट है, और इस स्किन ऑफ पोटैटो को हम कहते हैं पेरिडर्म, ठीक है। क्या कहते हैं, पेरिडर्म। तो ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि पील ऑफ पोटैटो इज पेरिडर्म। ये कंप्लीट हुआ बात ट्यूबर के बारे में। अब राइजोम के ऊपर आ जाओ। देखो, राइजोम कुछ इस तरीके से दिखता है। जिंजर उसका एग्जाम्पल है, टर्मरिक, जिंजर, बनाना, ये तीनों इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। अब जो राइजोम है इसमें इस तरीके से तुम्हें लाइंस देखने को मिलते हैं। तो ये लाइंस क्या है, ये है नोड्स, ठीक है। जिस तरीके से तुम्हें यहाँ पर नॉचेस देखने को मिल रहे थे, ये नॉचेस भी नोड की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि देखो ये आई एक नॉच को बताता है, और उसी नॉच से देखो रूट का फॉर्मेशन एंड शूट का फॉर्मेशन, दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है एक नोड से। तो उसी तरीके से यहाँ पर राइजोम में भी जो तुम्हें लाइंस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो नोड्स होते हैं, ठीक है।
और नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है स्केली लीव्स। ओके, और दो नोड के बीच का डिस्टेंस को हम इंटरनोड बोलते हैं। अब हर नोड से तुम्हें इस तरीके से एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करते हुए दिखेंगे। ठीक है, क्या ग्रो करते हुए दिखेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स। तो तुम क्या ये बोल सकते हो कि राइजोम जो हमें दिख रहा है, यानी कि जो हम जिंजर घर पे लाते हैं, वो एक स्टेम है, क्योंकि स्टेम में हमें नोड दिखता है, इंटरनोड दिखता है, लीव्स दिखता है। तो क्या इसमें भी हमें ये चीज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ट्यूबर में भी दिखता है और राइजोम में भी ये चीज दिख रहा है हमें। तो जो ट्यूबर है यानी कि पोटैटो, या फिर जो राइजोम है यानी कि जिंजर, टर्मरिक या बनाना, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हैं किसके? स्टेम के। ठीक है, अब इसके अलावा एक और बात जो हमें ध्यान करनी है वो ये है कि बनाना के बारे में हमें इसके बारे में बात करेंगे। देखो, होता क्या है कि अगर हम बात करें बनाना की, ठीक है, किसकी? बनाना की, तो इसके पहले वाले स्लाइड में हमने बनाना का एग्जाम्पल ले रखा है, जहां पर हमने क्या कहा था कि बनाना जो है वो एग्जाम्पल है सकर का। याद करो, मिंटू को हमने क्या पिलाया था? जब वो क्राई कर रहा था तो हमने उसे पिलाया था बनाना शेक भी, और उसने उसे स्ट्रॉ से पिया था, यानी कि सक करके पिया था, यानी बनाना सकर का भी एग्जाम्पल है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन बहुत इजी से ऐसे बनाते हैं कि जो बनाना है ये प्रोपोगेट तो करता है, यानी कि ग्रो करता है इन द फॉर्म ऑफ राइजोम, यानी कि हम जब राइजोम काट के सॉइल में ग्रो करते हैं तो बनाना उससे निकलता है। ठीक है, लेकिन ये ग्रो करता है इन द फॉर्म ऑफ सकर। ध्यान से सुनना, ये कैसे होगा? तुमने एक बनाना का प्रोपेग्यूल लिया और उसे कट कर दिया, तो तुमने क्या कट किया? तुमने राइजोम को कट किया और उसे तुमने सॉइल के अंदर ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो जब ये ग्रो करेगा तो ये कुछ इस तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है, बाहर आएगा ये, इसके लीव्स प्रेजेंट होते हैं बनाना के ऊपर, इस तरीके से लीव्स प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान देना कि इसमें जो है तुम्हें स्टेम देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली स्यूडो स्टेम होता है, यानी कि ये ट्रू स्टेम नहीं होता है। ये एक्चुअली बनता है कंडेंसेशन ऑफ द लीफ ऑफ द बनाना, यानी लीफ बेस से। क्योंकि जब ये तुम स्यूडो स्टेम को जब तुम खोलोगे, तुम्हें लीव्स का परत दर परत खुलता हुआ मिलेगा, अंदर में कुछ नहीं रहेगा। यानी कि जब लीफ बेस आपस में बहुत सारी लीफ बेस जुड़ते हैं तो उससे एक स्टेम का फॉर्मेशन होता है, दैट इज स्यूडो स्टेम, यानी कि फॉल्स स्टेम। ये ट्रू स्टेम नहीं है। तो देखो, ये था एक्चुअली एक राइजोम जो कि अंडरग्राउंड है, राइजोम अंडरग्राउंड था, ये राइजोम है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। इससे क्या ग्रो किया? इससे ग्रो किया बनाना का प्लांट। तो ये जमीन से बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये ग्रो किस फॉर्म में कर रहा है? ग्रो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सकर। लेकिन प्रोपेगेट किस फॉर्म में कर रहा है? यानी हम इसे किस फॉर्म में डाले कि ये ताकि ये ग्रो करे? दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ राइजोम। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसी राइजोम से नीचे की तरफ रूट्स निकलेंगे और ऊपर की तरफ इस तरीके से नए प्लांट्स यानी कि बनाना का पौधा निकलेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा एग्जाम्पल अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का है, कॉर्म एंड बल्ब। तो कॉर्म को अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी हमें इस तरीके से लाइंस देखने को मिलती है, और वो क्या होता है? नोड। दो नोड के बीच में प्रेजेंट होता है इंटरनोड, और नोड से हमें ग्रो करते हुए दिखते हैं स्केली लीव्स। ठीक है, हर नोड से नीचे की तरफ ग्रो करता हुआ दिखता है एडवेंटिशियस रूट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें नोड प्रेजेंट है, जिसमें इंटरनोड प्रेजेंट है, जिसमें नोड से स्केली लीफ ग्रो कर रहे हैं और नीचे के डायरेक्शन में रूट्स ग्रो कर रहे हैं, यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक स्टेम है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम है, और अंडरग्राउंड स्टेम है कॉर्म का। कॉर्म और राइजोम को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों के स्ट्रक्चर्स बहुत हद तक सिमिलर हैं। डिफरेंस कहाँ पे है कि कॉर्म वर्टिकली ग्रो करता है, वहीं पर जो राइजोम है वो कैसे ग्रो करता है? वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है।
राइजोम जो होता है वो चपटा होता है, कॉर्म जो होता है वो थिक एंड मोटा होता है। इसका एग्जाम्पल है जो हमें दो ही याद करने हैं, और वो क्या क्या है, तो वो है सबसे पहले कोलोकेशिया और दूसरा जमीन कंद। जमीन कंद का दूसरा नाम है एमोर्फोफैलस। ठीक है, तो अगर एमोर्फोफैलस आए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से याद करने हैं। अब आ जाते हैं हम बल्ब के ऊपर। बल्ब में हमें रिड्यूस्ड स्टेम देखने को मिलता है, एक चपटा सा रिड्यूस्ड स्टेम देखने को मिलता है, और उसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम, क्योंकि चपटा होने के बाद इस तरीके से डिस्क लाइक हो जाता है। अब इस स्टेम से नीचे की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं बहुत सारे रूट्स, यानी कि स्टेम से ग्रो करेंगे नीचे की डायरेक्शन में रूट्स, और ऊपर की डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से स्केली लीव्स ग्रो करते हैं। तो जो आपको प्याज का एडिबल पार्ट है वो क्या है, एक्चुअली वो फ्लैशी लीव्स है, और वो फ्लैशी लीव्स में ही हमारे फूड मटेरियल स्टोर्ड रहते हैं जिसे हम खाते हैं। ठीक है, तो चाहे वो अनियन हो चाहे वो गार्लिक हो, फ्लैशी लीव्स में जो कि ग्रो कहाँ से कर रहा है, रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम से, उसमें स्टोर्ड रहता है स्टोर्ड फूड जिसे हम खाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, अब एनसीईआरटी में एक और शब्द बहुत गौर करके लिखा हुआ है, ये ध्यान समझना, वो है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो देखो पोटैटो, ठीक है, दूसरा है जिंजर, तीसरा है टर्मरिक, चौथा है कोलोकेशिया, और पांचवा एग्जाम्पल है जमीन कंद। अब समझो, अगर हम पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया या जमीन कंद को जब भी मार्केट से हम खरीद के लाते हैं तो हम उसे फ्रिज में नहीं रखते हैं, हम उसे बाहर टोकरी में छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे पोटैटो का एग्जाम्पल ले लो, ज्यादा इजी होगा समझना, उसे हम बाहर छोड़ देते हैं, हम उसे कभी भी फ्रिज में नहीं रखते हैं, वो टोकरी में पड़ा रहता है और वो बहुत दिन तक खराब भी नहीं होता है। वहीं पे अगर हम कुछ और प्लांट्स जैसे कुछ और जैसे भिंडी लाएंगे और उसे बाहर छोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, जमीन कंद, इसे हम लाते हैं और इसे बाहर छोड़ देते हैं, टोकरी में छोड़ देते हैं, तब भी खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेम हैं, स्टेम में स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है, इनमें स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है, क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। तो ये उस अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि हमने इन्हें जमीन से निकाल दिया है और अब ये हमारे घर पे है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन पे है, ये अपने स्टोर्ड फूड को यूज करके जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हुए, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन हुए। ठीक है, जैसे एक जानवर जिंदा रहने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में हाइबरनेट करता है, उसी तरीके से ये जो प्लांट्स है ये पेरिनेट करते हैं, अपने स्टोर्ड फूड को यूज करके जिंदा रहते हैं। अगर वहीं पे हम इन पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया या जमीन कंद को उठाकर जमीन में गाड़ दें तो क्या होगा, न्यू प्लांट्स उग जाएंगे। ठीक है, तो ये था ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं।